देखिए भैया, डिसिपिटेशन ऑफ पावर इन एलसीआर, एलसीआर के अंदर सबसे मेन है, इसके आने की संभावना 100% है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, बड़ा आसान है, नहीं आया तो मुंह पर रैप्टा मान लियो, समझ गया तू और कहीं का। देखिए बार रहने बेटा, ठीक है। डिसिपिटेशन पावर, डिसिपिटेशन ऑफ पावर इन एलसीआर, एलसीआर के अंदर हमें पावर निकालनी है, ठीक है। तो एलसीआर के दो टाइप के सर्किट होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है रेजोनेंट सर्किट, जिसमें एक्सएल और एक्सी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, खत्म हो जाते हैं, दूसरे को खत्म कर देते हैं, केवल जो इफेक्ट होता है वो रेजिस्टेंस का होता है। एक होता है एलसीआर में इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट में क्या होता है कि एलसीआर में इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, इंडक्टर की वजह से अपोजिशन ज्यादा होगा, इंडक्टर में पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट कहते हैं। और ऐसे सर्किट में जो इंडक्टिव एलसीआर सर्किट, जो इंडक्टिव डोमिनेंस होता है, उसमें करंट हमेशा क्या करता है, लैग करता है। क्या करता है? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है 90 डिग्री से, लेकिन यहाँ पर एलसीआर है तो यहाँ पर पूरा 90 तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लैग करता है इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट में, ठीक है। और ऐसे ही होता है कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट, जिसमें कैपेसिटर का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी अपोजिशन ज्यादा होती है, उसके पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, इसे कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट कहते हैं। और इस केस में जो करंट होता है वो क्या होता है, ईएमएफ से आगे चलता है। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो 90 डिग्री आगे चलता, लेकिन यहाँ पर एलसीआर है तो इसलिए क्या होगा, आगे चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आगे चलेगा, ठीक है भैया। तो मैं बात कर रहा हूँ एलसीआर सर्किट की। तो एलसीआर सर्किट में पहला अप्लाइड ईएमएफ आपका क्या है, अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ क्या, ईएमएफ क्या, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड करंट क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी रहेगी करंट की, पहली क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब करंट आगे चल रहा है कितना, 5। ये कौन सर्किट होगा जिसमें एक्सी की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल से ज्यादा होगी, यानी कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट होगा, जिसमें कैपेसिटर की डोमिनेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा आता है आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसमें करंट पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। फाइव की वैल्यू बाद में आ जाएगी, बता दूंगा, ठीक है। फाइव की वैल्यू ऐसी भी मैंने आपको बता रखा है कि फाइव बहुत तरीके से निकल सकता है, ऐसे tan फाइव इक्वल्स टू में एक्स वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, या एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो अब ये वाले सर्किट में क्या होगा कि आपका एक्सएल क्या होगा, ज्यादा होगा, और एक्ससी का इफेक्ट यानी कैपेसिटर का इफेक्ट कम होगा, करंट लीड करेगा, लैग करेगा, लेकिन लैग करने वाली जो फेज होगा वो इतना यहां से निकलेगा, ठीक है। अब हम बात करें कुछ भी, दोनों पॉसिबिलिटी लेके साथ में चलूंगा, मतलब कह सकता हूं कि मैं यहाँ पर, मैं इन दोनों की जगह पर मैं सीधा ये लिख रहा हूं कि करंट जो हो सकता है वो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, आपको एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि अगर प्लस होगा, प्लस 5 होगा तो इसका मतलब कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट है, और माइनस 5 होगा तो इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है मैथ्स का, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, माइनस भी लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो माइनस लगाना, कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं भैया ईएमएफ आपका इतना, और करंट की दो पॉसिबिलिटी है, करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों को एक साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि रिजल्ट दोनों से एक ही आएगा, तो मैं दोनों को एक साथ में लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपकी जो पावर निकली क्या हुआ, डीपी, कितनी निकली, पी, पावर कितनी निकली, पी। और पावर की वैल्यू सबको पता है डी एच अपॉन में डी टी होता है, पावर की वैल्यू करंट इंटू में पोटेंशियल भी होता है। करंट कौन सा है, इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर अगर आप, मैं देखूं तो इन दोनों को लेता हूं और उस डीएच की वैल्यू निकालता हूं तो आई ई डी टी हो गया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब हम देख रहे हैं भैया करंट की वैल्यू जो है, हाँ हीट जो होगा, आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, दोनों लेके चलते हो आप, एक लेके चल सकते हो, रिजल्ट वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और पीछे क्या है, डी टी है। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, मैंने ऊपर बता रखा है। तो डी एच इक्वल्स में क्या होगा, आई नॉट और ई नॉट को साथ में लिखिए, और ये फॉर्मूला खोल दीजिए, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो माइनस, साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, बात वही है, साइन ओमेगा टी dt। अब इस साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है, ठीक है। तो ये कुछ ये बनने वाला है, डी एच इक्वल्स में क्या आएगा, आई नॉट ई नॉट, और इसकी साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा, कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें जब मैं करूंगा तो साइन और साइन क्या होगा, स्क्वायर हो जाएंगे, कॉस फाइव ऐसे के डी टी पीछे लिख दिया, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं तो क्या होगा, प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और डी टी, और पीछे क्या होगा, कॉस, ठीक है, ये लिख दिया, साइन फाइव है, साइन फाइव, साइन फाइव है ना। फिर हमने क्या किया, एक नंबर लिया, जैसे ये तो अभी इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, और बिल्कुल सेम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया उसको अलग से दिखा रहा हूँ कलर से, ठीक है। अब जो डिवाइड किया वो तो कॉमन आ गया, तो डीएच क्या हो जाएगा आपका, तो डीएच क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट ई नॉट, डिवाइड वाला 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, कॉस फाइव टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये देख रहे हो आप, ये देख लो, इसका किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और बाहर क्या होगा डी टी, प्लस माइनस, है ना। ये देखिए ये डिवाइड, ये किसका होगा, 2 साइन, ये किसका हो गया, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और पीछे क्या आएगा, साइन फाइव, ये होगा, ठीक है। डी एच इक्वल्स टू में अगर मैं बात करूं तो आई नॉट और ई नॉट, और 2 का वैल्यू √2 √2, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। और cos फाइव, देखिए cos फाइव, चलो cos फाइव का रख लीजिए, cos फाइव dt की मल्टीप्लाई में कितना हुआ, dt, ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें कर दी तो cos 2 ओमेगा टी dt, है ना, प्लस माइनस साइन फाइव आगे लिख दीजिए, ये क्या हुआ, साइन 2 ओमेगा टी dt, ये हो गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करने की फॉर्म में आ चुका है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और हम हीट निकाल रहे हैं, तो हीट हमेशा फुल साइकिल में निकालते हैं, आप में भी निकाल सकते हो, लेकिन हम फुल में निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टोटल हीट फ्रॉम 0 टू टी, 0 टू टी मतलब क्या, कंप्लीट साइकिल में हीट निकाल रहे हो आप, तो डीएच का इंटीग्रेशन क्या होगा, एच, देखिए ई है और ये मिलकर क्या होगा, आई नॉट अपन में रूट क्या हो जाता है, आई आर एम एस, और ये क्या होगा, आई आर एम एस, कॉस फाइव कांस्टेंट टर्म है, उसको इंटीग्रेट नहीं करना होता, कॉस फाइव बाहर निकाल दो, अंदर क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी के इंटरवल में, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी 0 से टी के इंटरवल में, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर देखिए साइन फाइव जो है बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है साइन फाइव, अंदर क्या रहेगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी के इंटरवल में, 2 आएगा ना यहाँ पे, 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी के इंटरवल में इंटीग्रेट। अब देखिए भैया, सबको बता रखा है भैया, क्या बता रखा है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, पता ना, साइन और कॉस 0 से टी के इंटरवल में 0 होते हैं हमेशा, तो आज एच क्या आ जाएगा आपका, एच इक्वल्स टू में ई आर एम एस आई आर एम एस
ms cos phi dt का क्या होता है स्मॉल t, जीरो से लेकर टी की लिमिट लग गई, ये पूरी टर्म जीरो और ये पूरी टर्म क्या होगी, यहां से यहां तक कुछ भी नहीं बचा, सब जीरो होगी। ठीक है, अगर अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट जीरो है तो केवल कैपिटल ऊपर वाला आएगा टी आएगा, तो हीट क्या आ गई ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई और ये क्या टी है, ये हीट आ गया। हीट आ गया, आपको निकालनी क्या पावर, देन पावर क्या होगा, देन पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन क्या होगा P इक्वल्स टू में हीट अपॉन में टाइम, हीट क्या रखी है आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाई इंटू में टी, है ना, टी से टी क्या हुआ कट मर गया, तो पावर की वैल्यू क्या होगी आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाई, ये एलसीआर सर्किट के अंदर पावर की वैल्यू है, पावर डिसिपेशन की वैल्यू। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब आगे बढ़ने आ रहे स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या कह रहा है, ठीक है, स्पेशल केस में कह रहा है भैया यदि इफ फाई इक्वल्स टू में जीरो, फाई जीरो कहां पे होता है, किस सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच में फेज जीरो होता है, रेजिस्टिव सर्किट में। किसमें होता है, रेजिस्टिव सर्किट में दोनों का फेज सेम होता है, रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट में करंट यानी आरएमएस वैल्यू और ई आरएमएस वैल्यू दोनों एक दूसरे क्या होते हैं भैया पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो आप पावर देखिए यहाँ पर, देन पावर क्या होगा ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, तो आपने जब आपने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था और उसमें पावर निकाली थी, जो पावर डिसिपेशन हुआ था वो यही तो आया था, यही आया था ना पहला केस। दूसरा केस में कह रहा है इफ फाई इक्वल्स टू में 90, अब फाई 90 किसमें होता है, दो सर्किट में होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। चाहे इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों केस में फाई की वैल्यू क्या होती है, पावर डिसिपेशन क्या था जीरो, यहां पर देखो, देन पावर आई आरएमएस क्या होगा ई आरएमएस के परपेंडिकुलर होगा, यानी पावर क्या होगी आई आरएमएस ई आरएमएस कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये पूरी पावर क्या होती है, इस करंट को हम क्या कहते थे वॉटलेस करंट। ये पूरा ये वाला केस खत्म हो गया, ठीक है। अब बचता भी हमारा केस पावर फैक्टर। आपने देखा पावर, देखिए हर जगह पर करंट है, चाहे इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो चाहे रेजिस्टिव सर्किट हो या चाहे एलसीआर सर्किट हो, तीनों ही केस में करंट था और तीनों ही केस में ईएमएफ था, लेकिन किसी में पावर, कोई पावर कंज्यूम कर रहा था सर्किट और कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो लोचा कहां पे आ रहा है, कोई सर्किट पावर कंज्यूम कर रहा है कोई सर्किट पावर नहीं कंज्यूम कर रहा, वो किसकी वजह से हो रहा है कॉस की वजह से। किसकी वजह से, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आती है यानी 1 आती है तो पावर कंजम्पशन, पावर पावर जो होता है बहुत ज्यादा निकलती है, मतलब पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब कॉस की वैल्यू जीरो आ जाती है, कब आती है 90, तो पावर कंजप्शन क्या होता है जीरो आता है उस सर्किट का। समझ गए, यानी कॉस फाई ही जो है वो मेजर फैक्टर है किसमें पावर का, पावर कंज्यूम करेगा या पावर नहीं कंज्यूम करेगा। तो इसलिए कॉस फाई को हम कहते हैं भैया पावर फैक्टर, क्या कहते हैं इसे कॉस फाई को हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर। तो टॉपिक का नाम है भैया पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई, डिसाइडर ऑफ पावर कंजम्पशन, क्या डिसाइडर मतलब देखो, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन डिसिपेशन in LCR to the power dissipation in
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कह रहा भैया जो पावर फैक्टर होता है वो किसका रेशियो होता है? पावर इन एलसीआर अपॉन में पावर इन रेजिस्टिव सर्किट। पावर इन एलसीआर क्या था? आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाई। और रजिस्टिव सर्किट में पावर क्या थी? आई आर एम एस ई आर एम एस। कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर है। इफ कॉस फाई इक्वल्स टू में क्या है? 0, तो डिसिपेशन ऑफ पावर भी क्या होगी सर्किट की? 0 होगी। डिसिपेशन ऑफ पावर, डिसिपेशन ऑफ पावर इन गिवन सर्किट इज 0। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है। और अगर इस cos फाई की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो डिसिपेशन ऑफ पावर इज मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। एग्जाम्पल में रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है भैया, तो ये पावर फैक्टर हो गया। अच्छा, पावर फैक्टर को हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर के और भी फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे आपको पता भी नो, इंपीडेंस ट्रायंगल याद है आपको? ये था tan फाई था ना, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर था, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया था, यानी एक्सएल माइनस एक्सी। और ये क्या था? बेस था, यानी ये क्या था? आर था। ये क्या था? फाइव था। और ये क्या था? जेड था। क्या था? और जेड की वैल्यू कैसे निकाल दी आपने? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फाइव की tan फाइव की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, तो इसमें cos फाइव की वैल्यू निकालो, देन पावर फैक्टर, देन पावर फैक्टर। अच्छा, आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन में एलसीआर सर्किट में किसका महत्व रहता है, किसका इन्फ्लुएंस रहता है? रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस वाले सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? क्योंकि ई आर एम एस आई आर एम एस आता है ना, कॉस की वैल्यू तो 1 हो जाती है ना। तो इसका मतलब रेजोनेंट सर्किट और रजिस्टिव सर्किट दोनों कैसा बिहेव करते हैं? एक जैसा ही बिहेव करते हैं। समझ गया? दोनों का पावर फैक्टर क्या होता है? सेम होता है। समझ गया? पावर फैक्टर, देन पावर फैक्टर क्या होगा? cos फाई। cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसका बेस क्या है? आर, और हाइपोटेन्यूस क्या है? जेड। तो पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला भी होता है, रेजिस्टेंस अपॉन में इंपीडेंस। रेजिस्टेंस अपॉन में इंपीडेंस। ठीक है, ये पावर फैक्टर का ये भी फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस अपॉन में इंपीडेंस। ठीक है। और एट रेजोनेंस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, रेजोनेंस कंडीशन में जेड की वैल्यू किसके बराबर आती है? आर के बराबर। याद नहीं याद है? तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? ऊपर भी आर है, नीचे भी क्या होगा? आर हो गया। आर अपॉन में आर क्या हो गया? 1। यानी एक्ट एज अ रेजिस्टिव सर्किट, एक्ट एज अ रेजिस्टिव सर्किट। सबसे प्यारा चैप्टर था मुझे अपने टाइम में, सबसे आसान। इससे ज्यादा आसान चैप्टर मेरे को लगता ही नहीं था कोई। मैंने कभी भी, आपको बता रहा हूँ भगवान कसम, आज तक बुक से नहीं पढ़ा इसको, कभी कभी भी नहीं पढ़ा मैंने बुक से। ये अपने आप ही आ गया मुझे, केवल देखता था अपने आप ही समझ में आ गया मेरे को। कभी बुक से पढ़ा भी नहीं, खोल के नहीं देखा कि मैंने टॉपिक क्या। हाँ, बस ये देख लेता कि क्या क्या टॉपिक कराना मुझे, बाकी ये सब के सब इमेजिनेशन सब मेरी है। कभी इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं मैंने, ना इसको पढ़ा था, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा था मैंने, ना मैंने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स को, और ना मैंने पढ़ा था उसको, क्या नाम है उसका, वेव ऑप्टिक्स। इन चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा, हाँ फिर भी अपने आप ही आते। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया चैप्टर है ये। और आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है इनकी वेटेज भी क्या है? सबसे ज्यादा है। और इन्हीं को मैं नहीं पढ़ता था, तभी मेरे 88 नंबर आए थे, वरना मेरे 98 होते फिजिक्स में। ठीक है। और इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक होने आ रहा है, नाम है जनरेटर। जनरेटर, कौन सा जनरेटर? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर। जनरेटर क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल, मतलब ये मैकेनिकल है, ठीक है। और इसके इफेक्ट को अगर ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या हुआ, जनरेटर कहलाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, काम किया, इसको कन्वर्ट किया इसने। फिर तू आ जा, तेरे पे मैकेनिकल का वर्क करता हूँ और तू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर, आ जा। प्यार करता है तेरे से वो, भगवान कसम, उन्होंने मेरे को कहा है 3-4 बार। चलो भैया, तो जनरेटर टॉपिक का नाम है, बहुत प्यारा टॉपिक है। जनरेटर क्या डिवाइस होता है अंकित, क्या हुआ, रो क्यों रहा है, बताइए फिर, जनरेटर बताइए फिर क्या होता है। मैकेनिकल मतलब तो मैकेनिकल क्या होता है, जनरेटर तो देखा मैंने, मैकेनिकल क्या होता है, बस वही मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मोशन, जहां पे काइनेटिक एनर्जी वगैरह है ना। तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर हम किसके बात कर रहे हैं, एसी जनरेटर की, किसकी बात कर रहे हैं, ये कितनी गंदी राइटिंग लिखा है, एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोलो तो काइनेटिक एनर्जी बोलो तो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। ये एक डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होता है भैया, ईएमएफ और करंट, ईएमएफ और करंट, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल, ठीक है। अब हर डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत हो जाए इसके ऊपर काम करता है वो। इस डिवाइस का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है, हिसाब से क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कैसे पता, तुम्हें कैसे नहीं पता। अगर किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो बॉडी अपने फ्लक्स के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करने के लिए उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उस फ्लक्स के फर्दर फ्लक्स को चेंज कर अपोज करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये होता है इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हो गया इसका, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो गया, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है, बता दे विक्रांत, क्या फ्लक्स को अपोज करता है, कौन अपोज करता है, इंड्यूस करंट पहले आएगा, इंड्यूस ईएमएफ पहले आएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है, ना कि करंट अपोज करता है, समझा। दूसरा है इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बोलो तो इसमें केवल आपको क्या बनाना पड़ता है, तो डायग्राम, क्या बनाना पड़ता है। और मैं डायग्राम बनाने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखता, केवल रे ऑप्टिक्स को छोड़कर। अच्छा, डाउनलोड तो कहना था, एक सेकंड लिया। तुझे ही मैंने बचाया था तेरे पापा की बेल्ट से, समझ गया। ये देखिए भैया, ये जनरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है भैया। उसमें दो मैग्नेट होते हैं, एक साइड क्या होती है, नॉर्थ साइड होती है, दूसरी साइड क्या होती है, साउथ साइड होती है। बीच में आप देख रहे हो ये, इसे कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं अभी, अभी लिख दूंगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैग्नेट है, ठीक है। ये आर्मेचर कॉइल है। ये जो रॉड गई है ना, यहाँ पे रॉड लगी गई है, ये जनरली आपकी
जो इंजन होता है, जो इंजन चलता है ना जनरेटर में, उसके पास लगी होती है। या फिर डैम वगैरह की बात करूं तो ये जो रॉड है ना, ये रॉड गई होती है आपके वो जो टरबाइन होता है ना, जिसमें पानी गिरता है, उससे कनेक्टेड होती है। तो जब टरबाइन पे पानी, पंखे पे पानी गिरेगा, तो ये पंखा पे पानी गिरेगा, भैया हाइट से गिरेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इस पंखे को घुमा देगी। ये तो साफ्ट भी क्या करेगा, घूमेगा, और ये साफ्ट घूमेगा तो पंखा उससे कनेक्टेड है, ये तो ये भी घूमेगा। अब ये कहां पे, पंखा कहां पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये घूमेगा तो उसका फ्लक्स क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, फ्लक्स चेंज होगा। उस चेंज को अपोज करने के लिए क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। अब यहाँ पर इसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। ये होती है स्लिप रिंग। ये क्या होती है? स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग। बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्लिप रिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का मतलब होता है कि भैया इस वाले एंड से जो पोटेंशियल आएगा और इस वाले एंड से जो पोटेंशियल आएगा उसको सेपरेट करेगी। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में ये रिंग क्यों लगी होती है, हम डायरेक्ट वायर क्यों नहीं जोड़ देते, पता है आपको? क्योंकि अगर मैं यहां से वायर शोल्ड कर दूं और यहां से वायर शोल्ड कर दूं, तो जब ये पंखा घूमेगा तो वायर उलझ करके क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है भैया, उलझ करके टूट जाएंगे। इसीलिए यहां पर स्लिप रिंग लगाते हैं, ताकि ये जो पंखा है, ये ना, ये वाला आर्म और ये वाला एंड, ये जब घूमे तो ये इस रिंग के जो रिंग, एक यहां से रिंग कनेक्टेड है, यहां से एक वायर कनेक्टेड है, ये जो है और ये जो है वो इस रिंग को टच करके घूमे। ठीक है, ताकि ये कितना भी घूमता रहे, ठीक है भैया, ये वायर ऐसा का ऐसे ही रहे, केवल रिंग के टच में रहे। जो इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा या जो इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा वो इस स्लिप रिंग पे आ जाएगा। स्लिप रिंग से ये पोटेंशियल को हम क्या करते हैं भैया, बाहर निकाल देंगे। ठीक है भैया, यूज कर लेंगे। वैसे यहाँ पर गलत बना हुआ है, ये बनाएगा, यहाँ पे बनेगा आपका रजिस्टेंस, वो आपको सही कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि ये वाले एंड पर और ये वाले एंड पर क्या जाए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, समझिए बोलू। अब देखिए यहाँ पर मैं चीजों का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये भैया स्लिप रिंग है, स्प्लिट रिंग कह दो, जो भी है, जो लिखा वही लिखो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये क्या, आर्मेचर, आर्मेचर। ठीक है, ARMATURE। ठीक है, आर्मेचर ये है आपका। इसको मैं, ये रेजिस्टेंस है तो सही कर लेना, R है, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहां से हम आउटपुट लेते हैं, क्या लेते हैं, आउटपुट। ठीक है, ये है आपका शाफ्ट। अरे चुप हो जा, ऐसा नहीं होता। शाफ्ट, हाँ शाफ्ट, शाफ्ट। ठीक है, और ये क्या है, आगे इंजन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो नहीं बना रहे, वही है। ठीक है, और ये स्लीपिंग। ठीक है, बाकी हो गया। ठीक है, डायग्राम में अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको केवल डायग्राम बनाना होता है, लिखना नहीं होता कुछ भी। ठीक है, देखिए वर्किंग क्या होती है। एज कॉइल रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। फ्लक्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा, फ्लक्स वेरिएबल होगा। देन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ which opposes the further change in magnetic flux linked with armature। ठीक है, तो कह रहा जो वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आएगी, जो कि फर्दर फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, किससे लिंक है, जो आर्मेचर से, उसकी वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन में dt। अच्छा, फाई क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए भैया, फाई के बारे में बता दो। तो फाई क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ।
अच्छा, ए क्या है? एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर कॉइल, ठीक है। और ठीक है, ओमेगा क्या है? यूनिफॉर्म और रोटेशनल स्पीड ऑफ आर्मेचर कॉइल। तो भैया यहां पर फ्लक्स क्या होगा? धन फ्लक्स क्या होगा? बना कॉस थीटा। अच्छा, आपको पता है भैया थीटा किसके बराबर होता है? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, याद नहीं याद है? तो धन फ्लक्स क्या होगा? धन फ्लक्स बना कॉस ओमेगा टी एंड इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा? माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी, माइनस डी अपॉन में डी टी। फाइव की वैल्यू क्या रखी है? बना कॉस ओमेगा टी। अब देख रहे हो ये पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है, बाहर नहीं काटते इसको। तो माइनस बना कॉस का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी को करोगे, चेन रूल कहते हैं वैसे इसे, खैर मैं ज्यादा चेन वेन रूल का नाम नहीं लेता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बना साइन ओमेगा टी, यहां से क्या होगा? ओमेगा बाहर रहेगा, डी टी अपॉन में टी क्या होगा? वन हो जाएगा। तो ये में क्या हो गया? बना साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इसको अरेंज करो तो ये क्या होगा? और ई इक्वल्स टू में नवाब साइन ओमेगा टी। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज सर्किट, अगर पूरे क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? सर्किट, देन करंट क्या होगा? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या है? नवाब साइन ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो ये करंट हो गया, ये पूरा क्या हो गया? मैक्सिमम करंट हो गया। साइन हम देख रहे हैं इसके साथ भी साइन ओमेगा टी लगा, इसका साथ भी। इसका मतलब करंट और ईएमएफ दोनों के अंदर वेरिएशन क्या हो रही है? सेम वैसे हो रही है। यानी कैसा सर्किट है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ पे करंट और ईएमएफ के अंदर वेरिएशन क्या होती है? एग्जैक्टली सेम होती है। तो कैसा सर्किट होता है? Hence the generator is a purely resistive circuit। कैसा सर्किट होता है? तो आगे बढ़ते हैं। Hence the generator is, as the generator is purely a resistive circuit। ठीक है भैया, नोट में ध्यान रखना। अच्छा, इसके अंदर एक डायग्राम आता है, उस डायग्राम को ध्यान रखना। डायग्राम, ठीक है, ये होता है फेज डायग्राम। जनरेटर का जो आर्मेचर होता है ना, उसका अलग अलग फेज होता है। ठीक है, मान लीजिए जीरो टाइम पर, जीरो टाइम पर, मैं जीरो टाइम की बात कर रहा हूँ, जीरो टाइम पर जो आपका, जीरो टाइम पर आपकी कॉइल इस तरीके से है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो रही है? नॉर्मल के पैरेलल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल के पैरेलल होती है, यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? जीरो है। और कॉस जीरो जब होगा तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं हो रही कॉइल को। लेकिन जैसे ही आर्मेचर कॉइल घूमना चालू करती है तो फ्लक्स क्या होता है भैया? अब घूमने लगी कॉइल, तो यहां से यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए ईएमएफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसी फ्लक्स क्या हो गया? जीरो, चेंज क्या हो गया? मैक्सिमम। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा? ये कॉइल घूमेगी और फ्लक्स फिर दोबारा से क्या होगा? देखो कॉइल की कंडीशन क्या हो रही है? बदल रही है। अब फ्लक्स क्या होगा? फिर क्या होगा? पहले डिक्रीज हुआ था, अब फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो रहा है, नहीं पहले जैसा फ्लक्स फिर हो रहा है। ठीक है, तो अब ईएमएफ क्या होगा? अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि पहले कम हो गया था, कम को अपोज करने के लिए बढ़ा।
अब जब दोबारा बढ़ रहा है तो उसको ईएमएफ अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही फिर दोबारा से फ्लक्स क्या होगा, पहले जैसा